हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11 का बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अभी बॉन्डिंग से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, वेस्पर थ्योरी क्या होती है, मोटी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है। इनऑर्गेनिक का समझ लीजिए एक तरीके से बेस है, इनऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक फिजिकल सबका, केमिस्ट्री का बेस कह सकते हैं। चैप्टर नेम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? सर पहले तो हम जानना चाहेंगे बॉन्डिंग क्या होती है। सर बॉन्डिंग का मतलब हम निकालेंगे अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन से, अच्छा अट्रैक्शन मतलब सर हम कह रहे हैं कि हमारा हमारे दोस्त के प्रति बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग अच्छी यानी कि हमारा उसका अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। समझ में आया? अट्रैक्शन यानी कि बॉन्डिंग का मतलब हमें निकालना है अट्रैक्शन से। सर इसको केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो, दो एटम्स के बीच में हमें बॉन्डिंग बनानी है, हमें बॉन्ड बनाना है। दो एटम्स के बीच में हमें बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाना यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, तो जाके उनके बीच में बॉन्ड बन पाएगा। यानी कि बॉन्डिंग का मतलब निकालेंगे किससे? अट्रैक्शन से। ओके, एनसीईआरटी में इसका डिफिनेशन भी दे रखा है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स ऑन two or more than two same or different species is known as chemical bonding। ये तो हो गया डेफिनेशन, थोड़ा अपने लेवल पे समझते हैं। कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करके जब एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा सर इसका एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट इज सोडियम, दैट इज Cl क्लोरीन एंड दैट्स मेक NaCl, देन दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये वही सोडियम क्लोराइड है जो हमारे घरों में पाया जाता है, दैट इज सिंपल सॉल्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समझा रहे हैं अभी। क्लोरीन प्लस एंड दैट्स मेक Cl2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, HOH। हमने जो डिफिनेशन लिया था उसके हिसाब से देखते हैं, टू और मोर देन टू सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज टू मेक एन कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। यानी इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं है, अगर उसके बीच में बॉन्डिंग Na और क्लोरीन के बीच में नहीं बन पा रहा है, तो ये NaCl फॉर्म नहीं हो पाएगा। यानी कि इस NaCl फॉर्म होने का रीजन क्या बताया? बॉन्डिंग यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी अब हमसे क्वेश्चन पूछती है। हमने बॉन्डिंग तो समझ लिया, बॉन्डिंग होती क्या है? बॉन्डिंग का बेसिकली मतलब हमें निकालना है अट्रैक्शन से, लविंग से, अटैचमेंट से। एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 100 पे एक क्वेश्चन पूछती है, why atoms combine। सर हमने जो देखा था NaCl जो बना था इधर, सर जरूरत क्या थी इसको NaCl बनाने की? ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी हमसे पूछ रहा है। why atoms combine, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? हालांकि हम जान चुके हैं एटम कंबाइन तब करते हैं जब उनके बीच में बॉन्डिंग हो, अटैचमेंट हो, ये तो हम वो पढ़ लिए। लेकिन अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि why atoms combine, यानी कि इसके कंबाइन करने के पीछे का रीजन क्या है? सर कंबाइन करते क्यों? अच्छा देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल होना तो चाहता है, तो भाई जब इंसान स्टेबल होना चाहता है तो ये तो केमिकल है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं बॉन्डिंग बना के। कैसे? बॉन्डिंग बना के। आगे अभी हम पढ़ेंगे ये बॉन्डिंग बनती है या फिर स्टेबिलिटी गेन कैसे करी जाती है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें जानेंगे कि वाई एटम्स कंबाइन। इसका आंसर जाएगा टू गेट स्टेबिलिटी, अच्छा यानी कि सर जो एटम है वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। हाँ, वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से वो
बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब दूसरा, पहला आंसर तो हमें दे सकते हैं, थोड़ा दूसरा आंसर और इससे सटीक आंसर निकालते हैं और अच्छे आंसर पीरियोडिक टेबल के टर्म में। तो जितने भी एटम्स हैं खुद को हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ भी चुके होंगे कि एक ग्रुप होता है 18th ग्रुप, दैट इज जीरो ग्रुप। किनारे लिख रहा हूँ यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन एंड रेडॉन, एंड दैट इज नोन एज जीरो ग्रुप। इसको जीरो क्यों कहा भाई? इसको जीरो क्यों कहा? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जीरो मानी जाती है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की सहमति नहीं रखते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। थोड़ा और अंदर चलते हैं, जब हमने वहाँ पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल तो वहाँ पे हम 18th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं NH2Np6। अरे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अभी एक और ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ेंगे? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में, किसमें? आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखना तो चाहता है। ठीक है सर, यानी कि उसके अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो खुद को स्टेबल माना जाएगा, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल या वो एटम खुद को स्टेबल मानेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब हम देखते हैं जीरो ग्रुप, इसमें सब के सब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसकी वजह से ये इनर्टनेस शो करते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, आया समझ? ठीक है, अब देखते हैं इसका जवाब। देखते हैं इसका दूसरा आंसर होगा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम है खुद को कैसा बनाना चाह रहे हैं भाई? इनर्ट गैस जैसा। वो आइडियल हो गया इनर्ट गैस सारे एटम्स के लिए, वो उनको आइडियल गैस, सॉरी इनर्ट गैस को आइडियल मान बैठे हैं कि हमें तो लाइफ में इनर्ट हो जाना है, यानी कि इनर्ट गैस की तरफ बन जाना है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले लेना है। ठीक है, तो इसका दूसरा आंसर जाएगा टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड दैट इज, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ NH2Np6, जिससे हमें आगे याद आता रहेगा कि क्यों भाई इनको इनर्ट गैस जैसा बनना क्यों था? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। और ऑक्टेट के रूल के हिसाब से देखेंगे तो हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना ही रखना चाहता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। सर थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, एक टर्म स्टेबिलिटी और एनर्जी का लेते हैं। सर स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन भी एनसीईआरटी में दे रखा है, किनारे लिखता हूँ मैं। एनर्जी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। शायद हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जानते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये, अगर उसमें से कोई भी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अदरवाइज दूसरा बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा, मतलब कि इनवर्स, एक जैसा करेगा उसके अपोजिट दूसरा दिखाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ रही है यानी कि एनर्जी कम होगी, एनर्जी घट रही है यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, इनवर्स। देखते हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं अपनी लाइफ में, जितने भी एटम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम मिनिमम एनर्जी में रहें। क्या बोला मैंने? मिनिमम एनर्जी में रहें, यानी एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी। अच्छा सर, हमें स्टेबिलिटी तो गेन करनी थी, एटम्स को क्या करना था? स्टेबिलिटी ही गेन करनी थी। यानी कि सर जितने भी एटम हैं अगर वो अपने अंदर से एनर्जी निकाल दे, अपने अंदर से एनर्जी लो कर ले, तो वो स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप को यहाँ समझते हैं, आगे देखते हैं। एक रिलेशन और होता है, एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है समझते हैं। एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो। ठीक है,
कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके होने से एनर्जी सराउंडिंग को मिलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी उस सिस्टम को देनी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक। इसको आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना जाने कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ से एनर्जी निकलती है यानी सराउंडिंग को मिलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। कह रहे जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग बन रहा है, जैसे हमने बनाया था किसका, Na और Cl का। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी बॉन्डिंग बनती है तो वहाँ से एनर्जी लॉस होती है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखते हैं, जब सोडियम और क्लोरीन का आपस में बॉन्डिंग बना है तो यहाँ से एनर्जी लिबरेट होगी, यहाँ से एनर्जी निकली। अरे सर क्या बोला आपने, एनर्जी निकली, यानी कि उसकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई तो सर स्टेबिलिटी तो बढ़ गई। हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ गई। हमारा एम भी यही था, बॉन्डिंग करके उस एटम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देना। सर हमने इतना तो जान लिया कि बॉन्डिंग किया, बॉन्डिंग के थ्रू अपने अंदर से एनर्जी को निकाला, यानी कि एनर्जी उसके अंदर डाउन हुई, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ गई। यानी कि अब समझ में आया कि आखिर बॉन्डिंग बनती क्यों है, अपने अंदर से एनर्जी को निकाल के स्टेबल हो जाए, इस वजह से सारे बॉन्डिंग दिखाते हैं एटम्स। एक्सोथर्मिक शायद समझ में आ गया होगा, स्टेबिलिटी एनर्जी का रिलेशनशिप भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे।